इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हो गया था। केपलर लॉ पढ़ाना है। केपलर लॉ है ना, ग्रहों के गति संबंधी केपलर का सिद्धांत। चलिए बहुत ध्यान से होता है। ज्योग्राफी में भी आपको इस सिद्धांत को थोड़ा बहुत पढ़ना है। सबसे पहले टालमी नामक एक बकलोल था, उसने कहा था ना कि सूर्य घूमता है। कौन घूमता है? सूर्य। तो कोपरनिकस आया, उसने कहा कि ना केपलरवा झूठ बोल रही है, टालमी झूठ बोल रहा है। कौन घूम रहा होता है? पृथ्वी घूम। लेकिन घूमने का नियम किसी ने नहीं दिया था। घूमने का नियम किसी ने नहीं दिया था। तो किसने दिया था? केपलर ने। तो ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया? ग्रहों के गति संबंधी नियम केपलर ने दिया था। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं हम लोग केपलर का नियम। केपलर के नियम के अनुसार केपलर ने 3 नियम दिया था। ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। कितने नियम थे? 3। पहला नियम इसने दिया कि कोई भी ग्रह जो होता है वो दीर्घ वृत्त पर घूमता है। दीर्घ वृत्त पर घूमता है। दीर्घ वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलिप्ट। क्या कहते हैं? इलिप्टिकल पाथ। इलिप्ट कहते हैं या इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। इलिप्टिकल या इलिप्ट पाथ पर घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ये दीर्घ वृत्त क्या होता है? ये गोला को पचका दीजिए ऐसे हल्का सा, इसी को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त। लाइव वाले ध्यान से समझो बाबू, कोई भी ग्रह जो होता है वो वृत्त पर नहीं घूमता है, सर्कल पे नहीं घूमता, बल्कि वो किस पर घूम रहा होता है? दीर्घ वृत्त पर घूम रहा होता है कोई भी ग्रह। दीर्घ वृत्त की एक खासियत होती है, इसका सेंटर इसका नहीं होता है, क्योंकि बीचों बीच होगा ही नहीं इसका, बल्कि इसका फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। साइड में होता है फोकस। ये हो गया फोकस। तो केपलर ने कहा था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमता है? दीर्घ वृत्त, इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है। और सूर्य उसके सेंटर में ना होकर कहाँ होता है? फोकस पर होता है। किस पर होता है? फोकस पर। याद रहेगा ना, सूर्य कहाँ होता है? फोकस पर। और ग्रह क्या करते हैं? बाहर में चक्कर लगाते हैं। किस पाथ पर चक्कर लगाएंगे? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है। ये हो गया इलिप्ट, छोटा मोटा इलिप्ट समझिए। ये क्या हो गया? सूर्य। और ग्रह किस पे चक्कर लगाते हैं? इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगा दिए समय आप। ये किसका नियम है? केपलर का। केपलर का फर्स्ट लॉ कि ग्रह किस पर चक्कर लगाएंगे? इलिप्टिकल पाथ पर ग्रह क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। ये चक्कर लगा रहा है किस पाथ पर? इलिप्टिकल पाथ पर। बाहर चल गया जी, भाग गया ये। दूसरा नियम इसने दिया था चाल का। दूसरा नियम चाल। पहला नियम पथ को बताता है। किसे बताता है? पथ। पथ मतलब किस रास्ते पे जा रहा है, पाथ पर। दूसरा नियम था उसका क्षेत्रीय चाल, एरियल वेलोसिटी। क्षेत्रीय चाल इंग्लिश में कहते हैं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय चाल। यानी ये किसे बता रहा था? चाल को। क्षेत्रीय चाल क्या होता है? तो क्षेत्रीय चाल में 2 चीजें समझना है आपको। एक आपको क्षेत्रीय चाल में कि यह कब तेज होगा, कब धीमा होगा। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के करीब आता है तो वो थोड़ा तेज चलने लगता है, जब वो दूर जाता है तो थोड़ा धीमा हो जाता है। जिसके रीजन भी है, इसको गति जो मिल रही है, अभिकेंद्र बल जो मिल रहा है सूर्य और इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से मिल रहा है। जब भी पास आते हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो और तगड़ा खींचता है और इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन यह नियम जो था केपलर ने इसे क्षेत्रीय चाल पर समझाया था, एरियल वेलोसिटी पर। चाल ये तो समझ में आ जाएगा, पास आएगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, और दूर जाएगा तो ये तो बच्चों का चीज है। एरियल वेलोसिटी में समझना है क्षेत्रीय चाल क्या होता है। ये इलिप्टिकल पाथ हम किसी ग्रह का बना दिए। ठीक है बाबू, बाहर वाला सही है ना? अरे पास से नहीं दिखता है, ये एक ही बार में आप लोग को दिख रहा होगा, टेढ़ा हो गया है। ऐसा ही है। देखिए सूर्य कहां पे होगा बाबू? फोकस पे। और ग्रह होगा कहीं साइड में होगा। क्षेत्रीय चाल क्या कहता है कि कोई भी ग्रह जितने समय में
कितनी दूरी को तय करता है। जैसे पृथ्वी यहां थी मान के चलिए, 1 महीने में यहां से यहां चली गई, कितने मंथ में गई, यहां से 1 मंथ में यहां से यहां गई। तो हम यहाँ टाइमिंग लिख देते हैं कि यह ट्रेवल कितने मंथ में किया गया है, 1 मंथ का ट्रेवल है, तो यहाँ 1 मंथ लिख सकते हैं। तो 1 मंथ का ये ट्रेवल है, 1 मंथ का ट्रेवल है। तो केपलर ने कहा था कि इस 1 मंथ में सूर्य को ध्यान में रखते हुए कितनी एरिया को कवर किया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल को तय किया है। तो क्षेत्रफल कितना तय किया होगा, तो यही ना, सूर्य से हम इसे मिला दे, वर्तमान स्थिति को किससे मिला दे, सूर्य से, और 1 महीना पहले की स्थिति को किससे मिला दे, सूर्य से मिला दे, यही क्षेत्रफल तय किया है, यही क्षेत्रफल ना तय किया। देखिए तो 1 महीने में सूर्य के तुलना में यह ग्रह कितना क्षेत्रफल तय किया है, जितने एरिया को हमने क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया है, इतने एरिया को क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया। तो केपलर ने यही कहा कि हर महीने वो इतने ही एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, हर महीने इतने ही एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, तभी ना उसका क्षेत्रफल वाला चाल क्या रहेगा, समान रहेगा, क्षेत्रफल वाला चाल समान रहेगा। लेकिन यहाँ एक तो हो गया लोचा, समझिए क्या चीज, या इतनी दूरी तय किया ना, अगर इतना ही दूरी, देखिए लगभग इस कलम के बराबर, इस सेंटर से दूसरा सेंटर कलम इतनी दूरी है, अगर उतनी ही दूरी हम इधर बना दे, इस सेंटर से दूसरा सेंटर, तो एक यहाँ बनेगा, यही बनेगा ना। तो ये बताइए क्या अभी के हिसाब से क्षेत्रफल बराबर हो पाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा नहीं, देख लीजिए खुद ही बताइए, ये तो क्षेत्रफल कम हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया। तो केपलर का क्या दूसरा नियम जो कहा था कि क्षेत्रफल वाला चाल क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्या वो सही है, गलत है? तो केपलर ने कहा कि गलत कैसे है, गलत यहां बनाया ही गया है। रीजन क्या है समझिए ध्यान से। अभी आपको पता है कि जब कोई ग्रह दूर रहता है तो उसकी चाल धीमी रहती है, उसकी चाल धीमी रहती है, लेकिन जब पास आएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या 1 महीना में इतने दूरी तय करेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वही बोला था केपलर ने कि जब कोई भी ग्रह कहां आता है, पास आता है, तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो चाल बढ़ेगी तो 1 महीना में इतने दूरी तय करेगा कि ज्यादा कर देगा। तो यहाँ पर अगर है कोई ग्रह तो 1 महीना में अगर इस चाल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ आना चाहिए, लगभग यहाँ आना चाहिए, लेकिन सूर्य के पास आया है इसलिए इसकी चाल क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लगभग कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा तो यहाँ चला जाएगा। अब हम इसका क्या मिलाते हैं, एरियल वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय चाल। तो क्षेत्रफल मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, इसके सेंटर को सूर्य से मिला दे, मिला दिए, इसके सेंटर को किसे मिला दिए, सूर्य से, फिर इसके सेंटर को किसे मिला दिए, सूर्य। अब बताइए इन दोनों का एरिया निकाले, शेडेड कर देते हैं एरिया को, इन दोनों का एरिया लगभग लगभग क्या आएगा, सेम आएगा। आपको लगेगा कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं है, पतला है, क्या है, पतला है, इसलिए ज्यादा लग रहा है, और ये क्या है, मोटा है, मोटा यहाँ पे पतला। तो ये एरिया जितना तय किया उतना ही एरिया ये भी तय किया, ये कितने मंथ में, और ये भी कितने मंथ में, लेकिन बताइए यह 1 मंथ में दूरी ज्यादा क्यों तय कर लिया, क्योंकि सूर्य के पास आने के कारण इसकी चाल क्या हो गई थी, बढ़ गई, सूर्य के पास आने से इसकी चाल बढ़ गई। इसी को कहते हैं क्षेत्रफल वाला चाल या एरियल वेलोसिटी या क्षेत्रीय चाल। क्षेत्रीय चाल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्षेत्रीय चाल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर कोई ग्रह यहां से फिर उठ के जाता है, यहां से कहां जाता है, यहां जा रहा है, और फिर 1 महीने में यहां से यहां चला गया, कितने महीने का ये ट्रेवल दिखा रहा है, 1 मंथ का ट्रेवल है, 1 मंथ का ट्रेवल। अब यहाँ पे भी क्षेत्रीय चाल समान रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे निकालेंगे क्षेत्रीय चाल, इसका सेंटर को किससे मिला दिया, सूर्य से, फिर इसके सेंटर को किससे मिला दिया, सूर्य से, और क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। अभी हम जो बनाए हैं ये तो अपने मन से बना दिए ना, बट जो रियल में रहता है उसका क्षेत्रफल क्या रहता है, सेम रहता है। हम तो भाई नाप उप के नहीं ना बनाए हैं, रियल में जब देखेंगे ना तो उसका क्षेत्रीय चाल क्या रहता है, सेम रहता है, क्षेत्रीय चाल क्या रहता है, सेम। तो आप क्षेत्रीय चाल समझ में आ गया ना, क्षेत्रीय चाल किसे कहा जाता है, क्या होता है क्षेत्रीय चाल, एक समान समय में सूर्य तथा ग्रह के बीच तय की गई क्षेत्रफल अर्थात दूरी क्या रहती है, समान रहती है। 1 मंथ में जितना क्षेत्रफल इधर तय किया उतना ही किसी अन्य समय में 1 मंथ में उतना ही करते जाएगा। इससे ये पता चलता है कि
कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास आता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात आप अपने मन से सोच के बताइए, अगर सूर्य के पास आने से यानी सन के पास आने से किसी प्लेनेट का, किसी ग्रह का स्पीड अगर नहीं बढ़ता, उतना ही कांस्टेंट रहता, तो क्या यह केपलर का क्षेत्रफल समान वाला नियम सही हो पाता? पक्का फेंका जाता। क्योंकि देखिए, अगर जितनी स्पीड से यहाँ घुमा है तो लगभग इतना इस कलम में इतना डिस्टेंस तय किया, अगर उतना ही स्पीड से यहाँ घूमता तो इतने डिस्टेंस तय करता, तो क्या उतने दूर में उतना क्षेत्रफल आ पाता? क्षेत्रफल कम हो जाता। तो केपलर का दूसरा नियम इसीलिए सक्सेस है क्योंकि ग्रह जब सूर्य के करीब जाते हैं तो उनकी चाल क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? बढ़ जाती। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल, न्यूटन केपलर का पहला नियम क्या है? पथ। कोई भी ग्रह किस पथ पर घूमता है? किस पर? दीर्घवृत्त पर। किस पर घूमेगा? और सूर्य कहां, सेंटर पे की फोकस पर? क्षेत्रीय चाल का नियम किसमें है? सेकंड रो में। क्षेत्रीय चाल से हमें क्या पता चलता है कि ग्रह जब सूर्य के करीब आते हैं तो चाल बढ़ जाता है। तीसरा नियम देख लेते हैं, केपलर का नियम खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में मजा आ रहा है सर। हाँ, घर से रिवीजन करोगे तो तुमको कौन सी हुआ है? गया इसका तबीयत खराब, बहुत ही बीमार पड़ता है उबैला। आप कौन सा नियम देखना है? तीसरा नियम। दूठो इसी पे रहने देते हैं, दूसरे पेज पे तीसरा बता देंगे। इसमें नहीं हटेगा, हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो तीसरा नियम थोड़ा उटपटांग है। थर्ड लॉ नियम का, कोई भी सेंटर अगर देखते बाबू, सर्कल, क्या देखते हैं? सर्कल। इसमें इलिप्ट है कि नहीं है? तो जी, अगर आप सर्कल देखते हैं तो इस सर्कल के अंदर क्या पाया जाता है? रेडियस। क्या पाया जाएगा? रेडियस। नहीं तो इसका व्यास पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? व्यास। व्यास का आधा क्या होता है? रेडियस। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी? इलिप्ट की, तो इलिप्ट में रेडियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि पता है इलिप्ट में सेंटर होता है, इलिप्ट में सेंटर ही नहीं होता है। अब इलिप्ट ठीक बन रहा है, अब ठीक है। हमको पता ही नहीं था कि इसमें इलिप्ट भी है। बहुत बहुत चीज है इसमें, असल में हमको टेक्नोलॉजी वाला चीज आता ही नहीं है। अब क्या इसमें बनाया जाता है, इसमें व्यास नहीं होता है, इसमें व्यास नहीं होता है, इसमें दो एक्सेस होते हैं। देखो बाबू, ये इंटर का मैथ है, इसलिए इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आप सब उस दुनिया से लात खा के आए हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल से लात खा के आए हैं, क्योंकि उसी में शुरुआत में लड़का जाना चाहता है। इसमें एक अक्ष ये वाला होता है, अरे यार ये तो सीधा जा ही नहीं रहा, इसमें सीधा वाला लाइन भी होगा है? ये क्या हो गया? एक तो मेजर एक्सिस और एक होता है इसमें माइनर एक्सिस। कौन सा एक्सिस? सेंटर में है कि नहीं? ये सेंटर है, ओए कलम वाला हो गया है। क्या कलर अलग रखना पड़ेगा ना? ठीक है, ठीक है, चलेगा क्या? आगे पीछे, आगे पीछे तो जा ही सकता ही है। ठीक है, अरे छोड़ो उसको बाबू यार, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन ये अच्छा सिस्टम है इसमें। हा? हमको पता ही नहीं था। देखिए बाबू, इसमें केवल और केवल एक ही व्यास होता है। क्यों एक ही होता है? क्यों ससुरा कईयों से खींचिएगा तो उसकी लंबाई उतने रहेगी। देखिए, जितनी लंबाई इस व्यास की है उतना ही लंबाई इस व्यास का भी होगा, क्योंकि सर्कल क्या होता है? सेम होता है। अरे कई गो तो ऐसा देख रहा है, सब पहली बार सब वृत्त देख रहा है, सब गधा कहीं का सब। ये कैसे हो गया? ये हो गया सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सेंटर से ये हो गया परिधि, एक परिधि से दूसरी परिधि तक खींची गई वह रेखाखंड जो वृत्त के सेंटर को होकर गुजरता है उसे व्यास कहते हैं। इधर से इधर, सब नाइन्थ में पढ़े होंगे आप लोग। इस परिधि से दूसरी परिधि तक खींची गई वह रेखा जो सेंटर को ना छुए
वो चली जाए तो उसे कार्ड या जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। नहीं पढ़े? बहुत सब आदमी बचपन में पढ़ा। छोटका लड़कपन सबको हम लोग देखते हैं तो हमको बड़ा अचंभा होता है। सोच रहा अभी इसके दिमाग में कितना डाउनलोडिंग बाकी है। बहुत बहुत मेहनत से ना डाउनलोडिंग होता है। बचपन में जो आप पढ़े रहते हैं एक्चुअली वो केवल वो पढ़े रहते हैं जिसका आगे जाके यूज होने वाला है। वो काम लायक उतना थोड़े रहता है। मेन तो पढ़ाई चालू होता है इंटर से। नाम है उसका इंटर, मतलब प्रवेश। इंटर मतलब प्रवेश। अब तो आप पढ़ाई में क्या किए हैं? प्रवेश किए। उससे पहले तो तैयारी चल रही थी आपकी। परछावन कहाँ हो रहा है? इंटर में। और कई कोई इंटरे में लाल पीला हरा में चल जाता है। हाँ, दूसरे प्रवेश कर जाता है। बाबू देखिए, इसमें कोई भी ये व्यास है, आप यहां से यहां ये व्यास खींच दीजिए या ये व्यास खींचिए, दोनों की लंबाई क्या रहेगी? सेम। इस व्यास की भी लंबाई सेम, इसकी भी लंबाई सेम। लेकिन इसमें क्या ऐसा हो सकता है? देखिए यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। तो देखिए इसका एक फोकस होता है। तो इसमें दो तरह के व्यास होते हैं, एक बड़ा वाला व्यास, एक छोटा वाला व्यास। बड़े वाले व्यास को बोलते हैं मेजर एक्सिस, छोटे वाले व्यास को बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को 2b से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? 2b से। माइनर एक्सिस को किससे दर्शाते हैं? 2b से। अब मेजर एक्सिस को किससे दर्शाते हैं? 2a से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? 2a से। ये मैथ का चीज है, ये मैथ का चीज है इंटर वाला का। आप वहां पढ़े होंगे, यहाँ बस उसकी छोटी सी जरूरत है, बस उसको हम समझा रहे हैं। तो बताइए, जिस तरह से आप किसी भी सर्किल को बताते हैं तो व्यास के लिए आप डी लिखते हैं कि नहीं लिखते? और व्यास का आधा क्या हो जाता है? त्रिज्या। उसी तरह मेजर एक्सिस कितना है? 2a है। मेजर एक्सिस कितना है? 2a। तो सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा? a। यानी दीर्घ अक्ष कितना है? 2a। तो अर्ध दीर्घ अक्ष कितना होगा? a। माइनर एक्सिस कितना है? 2b। तो सेमी माइनर एक्सिस b हो जाएगा। यानी अगर लघु अक्ष 2b है तो अर्ध लघु अक्ष b होगा। भैया व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तू क्या दिमाग लगाया? कैसे इंटर पास किया है तुम लोग? हा? ये सब नहीं पढ़े हैं लोग? ये तो 11-12 में पढ़ना है आप लोग को। देखो ये लड़की का ये 10th में पढ़े हैं। 10th में कहा मिलेगा ये? 10th में लड़का सब फेल होके चला आएगा, 10th में पढ़ेंगे। ओके, वो क्लासे का कंफ्यूजन है पूरा। यहां आपको मेजर एक्सिस का काम है, माइनर एक्सिस का काम यहाँ पे नहीं है। हम आपको माइनर और मेजर का बस इतना बताएं। अब यहाँ हमको माइनर एक्सिस का काम नहीं है, हम माइनर एक्सिस को उठा के यहाँ से क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यहाँ से माइनर एक्सिस को उठा के फेंक देते हैं। हमको काम किसका था? मेजर एक्सिस का। और मेजर एक्सिस कितना होता है? तुम कहां जा रहा है रे? माइनर एक्सिस कितना? मेजर एक्सिस 2 है। सूर्य कहाँ होता है? फोकस पर। सूर्य क्या होता है? फोकस। फोकस। और ग्रह क्या करते हैं? बाहर में चक्कर लगा होता है। बाहर में ग्रह क्या होता है? चक्कर लगा रहा होता है। चक्कर लगा रहा होता है। मेजर एक्सिस कितना है भाई? मेजर एक्सिस 2 है। केपलर का थर्ड लॉ जो था वो नियम है किस पर? आवर्तकाल पर। केपलर का कौन सा नियम? थर्ड लॉ। इसने कहा था कि ये जो ग्रह चक्कर लगा रहा है यह कितना समय में चक्कर लगा लेगा यह कंफर्म नहीं है, डायरेक्ट नहीं निकल पाता है, इनडायरेक्ट निकलता है। डायरेक्ट नहीं निकल के क्या निकलता है? इनडायरेक्ट। तो क्या दिक्कत है? डायरेक्ट ना निकले चाहे इनडायरेक्ट, समझ तो जाइएगा। जैसे डायरेक्ट बोलिएगा तो मामा जी, इनडायरेक्ट बोलिएगा बाप के साथ तो भी समझ सकते हैं। नहीं समझे? बाप के साला वही ना होते हैं। तो एक वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। लेकिन थोड़ी सी भाषा गड़बड़ हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समझिए ध्यान से, डायरेक्ट हो जाए या इनडायरेक्ट, आपका आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? किसी को दिक्कत? बताइए। ये वाला क्या हो गया? दीर्घ अक्ष हो गया। सॉरी, ये चक्कर लगा रहा है। ये कितना समय में चक्कर लगाए इसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला टी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? टी। टाइम पीरियड कितना है? तो डायरेक्ट नहीं निकलता है टाइम पीरियड, बल्कि निकलता है टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। हिंदी में समझो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस सुनो दानिया बाबू, बहुत उटपटांग होता है ये। इस जो चक्कर लगा रहा है ये ग्रह है, चक्कर लगा रहे हैं ग्रह।
का जो आवर्त काल होगा, चक्कर लगा रहे ग्रह का आवर्त काल, क्या हो जाएगा? आवर्त काल। चक्कर लगा रहे ग्रह का आवर्त काल। इस पूरे इलिप्टिकल पाथ का जो दीर्घ अक्ष है उससे नहीं रिलेटेड है, बल्कि अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? अरे वही होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, एक ही होता है दोनों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के, दीर्घ अक्ष का नहीं, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हिंदी में समझाइए सर, तो हिंदी में तो बता रहे हैं। हो गया? ये कैसे पता चला? ये केपलर ने खोजा था। ठीक है, आप वैज्ञानिक बनने आए हैं नहीं ना, बस केपलर ने बोला, आप ध्यान से समझिए। जो समझने का टाइम था इंटर में, उस समय तो आप डेयरी मिल्क खरीद रहे थे, अब आए हैं जनरल कंपटीशन में। समझ में गया? अभी इनको इस बात की जानकारी लेनी है कि ये आया कैसे। हाँ, उसमें गलत लिख दिया है, मटेरियल में उल्टा लिख दिया है, उसको सुधार के ये लिख दीजिएगा। वहां लिख दिया है कि ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। टाइपराइटर को लगा होगा दोनों में क्या अंतर होता है, मत तो इधर का उधर ग्रह पलट दिया। मटेरियल में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। वहां ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिया? टी क्यूब। होना क्या चाहिए? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। सर ये लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछेगा भाई, जहां जहां फिजिक्स का क्वेश्चन होगा वहां आपको ये पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग मेडिकल में भी ये पूछा जाता है, बट एक्चुअली क्या होता है कि उसमें बाकी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को होता है, इसलिए हुमच देता है उसी पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां तो बाकी भी तो नहीं पूछता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स नहीं पूछता है, तो आखिर कहीं ना कहीं से टॉप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सर ये वाला फिर से बता दीजिए। देखो, कोई भी जो ग्रह घूम रहा है इस पे चारों ओर, ये क्या निकल गया यहां से, कोई भी ग्रह ये जो घूम रहा है, यह कितना समय लेगा उसका टाइम डायरेक्ट नहीं निकलता है, बल्कि टाइम का स्क्वायर निकल जाता है। अब ये टाइम का स्क्वायर कितना होता है ये पता करना है, तो इस ग्रह को छोड़ दीजिए, बल्कि आप इसका मेजर एक्सिस पता कर लीजिए, उसका आधा करिएगा तो सेमी मेजर एक्सिस आएगा, और उसका क्या कर दीजिएगा? क्यूब कर दीजिएगा। जैसे हम आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल एग्जांपल मान के चलिए कि इसका मेजर एक्सिस, कौन सा मेजर एक्सिस, हिंदी में लिखे हैं मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष यानी 2a कितना दिया है? 8, 8 सपोज 8 करोड़ किलोमीटर। 8 किलोमीटर तो होता नहीं है सुझा, बहुत लंबा होता है, तो हम सुझा करोड़ करेंगे तभी भाग जाएगा दिमाग से। 8 की जगह पे आप 8 लाख समझ सकते हैं, 8 करोड़ कम से कम तो 8 करोड़ होगा ही। नहीं समझ आया? तो 8 मान लीजिए यहाँ पर, तो बताइए सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा? सेमी मेजर एक्सिस। अब कोई ऐसा ग्रह है जो ऐसे इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है जिसका मेजर एक्सिस का वैल्यू 8 करोड़ किलोमीटर है, तो हम 8 करोड़ की जगह केवल क्या लिखे हैं? 8। फाइनल आंसर में भी आप करोड़ जोड़ लीजिएगा, क्या दिक्कत जाता है? नहीं समझ में आया? तो कितना है? 8। तो हमको सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? 4। अब इस हिसाब से इसका हमको क्या निकालना है? आवर्त काल। क्या निकालना है? आवर्त काल। तो डायरेक्ट टी निकलेगा? हाँ, नहीं निकलेगा, डायरेक्ट टी निकलेगा नहीं, तो क्या निकलेगा? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। टी स्क्वायर पता है आपको? नहीं। एक 2a का वैल्यू 8, तो a का वैल्यू 4, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, तो टी स्क्वायर बराबर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8। निकल गया 8 डायरेक्टली। अरे या तो यहाँ स्क्वायर भी तो है, हाँ तो इस पे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। जगह नहीं है इधर,
टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना 64 64 हो गया। अब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 8। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही निकालना होगा 8, क्या निकालना पड़ेगा 8 करोड़ में नहीं देगा आपको, यूनिट नहीं निकालना होगा क्योंकि खुद ही नहीं देगा। स्क्वायर करने, अब सोचिए ना, यही अगर 8 करोड़ करते तो स्क्वायर निकालने में तो हालत खराब हो जाता। 8 करोड़ स्क्वायर ले ससुरा तो नहीं, दिक्कत हो जाता। तो बस वो आपसे फॉर्मूला का कंसेप्ट जानना चाहता है। कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हैं। और वो किलोमीटर में है तो ये किस में निकलेगा, घंटा में। वो किलोमीटर में दे दिया है 8 करोड़ किलोमीटर, तो घंटा में, मीटर में रहता तो सेकंड में। मतलब घूम फिर कर टी ही निकालना है। देखो एक से एक गधा है, सर सर दोनों एक्सिस बता दीजिए किसको क्या कहते हैं, अभी ना बताए हैं। मेजर एक्सिस है उसको माइनर एक्सिस। मैथ के टीचर से पूछो ना, अपना पूरा इलिप्टी पढ़ा देंगे आप। तीनों नियम समझ में आ गया केपलर का? केपलर के कितने नियम, तीनों समझ में आ गया। किस नियम से आवर्तकाल निकलता है? हाँ तीसरा, पाथ पता चलता है। पाथ फर्स्ट, पहला नियम से क्या होता है, फर्स्ट पाथ निकलता है। चाल, करीब आएगा तो स्पीड बढ़ेगा ही घटेगा, और दूर जाएगा तो। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। कौन सा नियम है? हाँ, इसमें खुदरा खुदरा क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। केपलर का कौन सा नियम है? हाँ, तीसरा नियम है। कोई दिक्कत? एक तो लड़का था, पढ़ने में बहुत गधा था, कमजोर था, उसको जल्दी याद नहीं होता था। हम उनसे पूछा कि सर ये एग्जाम में पूछेगा तो कोई ट्रिक बता दीजिए। अब बताओ इसमें क्या ट्रिक बताएगा, ये तो सिंपल सा चीज है। तो हम कहें कि देख, जहां क्यूब देखेगा तो समझ जाएगा तीसरा नियम है। इत्तेफाक से एग्जाम में दे दिया, अब वो क्यूब की जगह स्क्वायर देख लिया, कहा कि सर तो ट्रिक बताइए किए थे, 3 माने तीसरा नियम, और उसका इधर से पहले ध्यान किधर चला गया, इस पे दूसरा नियम मार के चला है। यहाँ आके मिला रहा कर सर ट्रिक में गलती हो गया। अरे अरे कौन बेवकूफ वाला ट्रिक है। अब आप हर चीज के लिए ट्रिक देखते रहिएगा तो इसका क्या मतलब बनता है? फिजिक्स में ट्रिक मतलब क्या चीज? जब तक कंसेप्ट नहीं पता है फिजिक्स आपको नहीं आएगा, बोझ लगने लगेगा। सबसे आराम से हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है फिजिक्स, कोई दिमाग उमाग नहीं, यहाँ कोई शांति से आओ समझा दो, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, समझ जाओ आप। सबसे उठपटांग लगता है ना खुदरा खुदरी याद कराना। समझ गए? शाहजहां के 14 लड़का, 7 को मर गया, 7 को बचा, जहां नारा रोशन नारा गहा नारा। तो हिस्ट्री वगैरह बताने के लिए बता देता आदमी, लेकिन होता है ना कि एक इजी कौन सा लगता है, फिजिक्स वगैरह चीजें ना समझाने वाला चीज अच्छा लगता है, रटाने वाला चीज अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ चीजें होते हैं सर, उद्योग धंधा इंडियन ज्योग्राफी में आ जाता है वो सब। ये समझ में आ गया? केपलर के कितने नियम? एक गधा कहीं का। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सर, आपका आंखिए नहीं दिख रहा है, ये पढ़ ना, ये पढ़, आंख नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा लाइट नहीं होगा यहाँ, ये देख, ये दिख रहा है ना, आंखिया नहीं दिख रहा है हमारा। बाकी नियम वो कहाँ गया जी? दूसरे पेज पे है। दोनों नियम समझ में आ गया? तीनों नियम देखिए बाबू, शुरुआत में जब बनाया जाता है तो वृत्त बनता है। क्या बनता है? वृत्त। वृत्त जो होता है अगर इसको चौड़ा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? इलिप्ट। वृत्त को जब हम क्या कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? इलिप्ट। क्या बन गया? इलिप्ट। तो वृत्त, इससे वृत्तो बन गया जी। बहुत समझदार है ये क्या बन गया? इलिप्ट बन गया। इसको और फैलाएंगे तो पैराबोला बनेगा। कोई इंटर वाला है? इसको और फैला देंगे क्या बन जाएगा? पैराबोला। और फैला देंगे तो हाइपरबोला। और फैलाएंगे तो देखो बाबू, अब यहाँ ध्यान समझो,
यह जो है एक वृत्त का टुकड़ा है। यह किसका टुकड़ा है? वृत्त का। लेकिन इसको अगर और चौड़ा कर देते हैं तो ये किसका है? दीर्घ वृत्त का। किसका है? दीर्घ वृत्त। यह किसका टुकड़ा है? आइए, दीर्घ वृत्त का। पैराबोला थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है। पैराबोला क्या हो जाता है? हाइपरबोला और चौड़ा। और ये क्या है? दीर्घ वृत्त। क्या है? दीर्घ वृत्त। तो कोई भी ग्रह किस में घूमता है? दीर्घ वृत्त। किसमें घूमेगा? दीर्घ। लेकिन अगर इसका पाथ गलती से क्या बन गया? पैराबोला बन गया। क्या बन गया? पैराबोला, यानी और चौड़ा हो गया, पैराबोला बन गया, तो ये पृथ्वी पे गिर जाएगा। रीजन क्या है कि इधर से जाने को तो जाएगा, और जब इधर से लौटेगा ना तो इतना हाई स्पीड में लौट जाएगा, कहां चला जाएगा? पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो कोई भी ग्रह हो जाए जिसे हम लोग रॉकेट से छोड़ते हैं, या हमारा खुद का पृथ्वी हो जाए जिसपे हम रहते हैं, कोई भी ग्रह घूमेगा तो किस पाथ पर घूम सकता है? दीर्घ वृत्त पर, इलिप्टिकल पाथ पर ही घूम सकता है। अगर उसका पाथ इलिप्टिकल से चौड़ा होकर क्या बन गया? पैराबोला, तो वो अपने अगले चक्कर में क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर गिर जाएगा। पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और अगर गलती से पृथ्वी जिस पैराबोला पर घूम रही है उसके फोकस पे कौन है? सूर्य। अगर गलती से इसका पाथ भटक कर क्या बन गया? पैराबोला, तो ये ससुरा कहां गिरेगा? सूर्य पर। कहां गिरेगा? सूर्य पर। तो जितना तगड़ा तगड़ा परमाणु परीक्षण कर रहा है सब, अब पृथ्वी घूम रही है कितना तेजी से, और कहीं जो झटका लग गया और इसका रास्ता बदल के दीर्घवृत्त से क्या हो गया? पैराबोला, तो कहां जाके गिरेगा? कहां गिरेगा? अगर इसको हम और चौड़ा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? हाइपरबोला। क्या बन जाता है? हाइपरबोला। पैराबोला आगे जाके क्या बन जाता है? हाइपर। और हाइपरबोला को और चौड़ा कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या बन गया? क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। ये सब पढ़ा होगा सब इंटर में, आज ने पढ़बो किया है जो कि नहीं। ये क्या है? दीर्घवृत्त। कोई भी ग्रह या उपग्रह को घूमने के लिए कौन से रास्ते की जरूरत? हाँ, दीर्घवृत्त, इंग्लिश में इलिप्टिकल। लेकिन अगर उसे चौड़ा करके पैराबोला करेंगे तो गिर जाएगा, और हाइपरबोला करेंगे तो गायब हो जाएगा। हाइपरबोला करेंगे तो अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा। चाइना एगो सैटेलाइट छोड़ा था मंगल ग्रह पे जाने के लिए, और गधा को कोनो बता दिया था कि एकरा से तो तगड़ा यही दिख रहा है, तो चाइनवा कहा कि तो एकरा से तगड़ा तो ये दिख रहा है। उसने अपना सैटेलाइट को किस रास्ते पे छोड़ दिया? हाइपरबोला। आज ले मिलवे नहीं किया। मिलवे नहीं किया, हाइपरबोला पे छोड़ेंगे सोचते रहे। अरे इलिप्टिकल पे छोड़ना है। किस पे छोड़ना है? इलिप्टिकल पर। भारत का मंगलयान एक बार में सक्सेस हो गया था, किस पे छोड़ा था? इलिप्टिकल पर। किस पे? इलिप्टिकल पर। और चाइना किस पे छोड़ दिया था? हाइपरबोला। उसके बाद उसने कहा गलती हो गया, हाइपरबोला पे नहीं छोड़ना चाहिए, पैराबोला पे छोड़ते हैं। तू सोचा किस पे छोड़ा? तियांग यांग उसका एक यान था, किस पे चल गया था? पैराबोला पर। गिर गया कि नहीं प्रशांत महासागर में? अरे पिछले ही साल गिरा है, 2021 में गिरा है, 22 से पहले 21 में गिरा, तब ओकरा होश आया ना, दीर्घवृत्त पे। अब ऐसा ना हो कहे कि ना ये कहो कि स्टेप आने से अच्छा है, उससे अच्छा आप सीधे वृत्त पे आ जाते हैं। वीर गिरा लेगा, वृत्त में भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। किस पाथ पर घूमना चाहिए? इलिप्टिकल पाथ पर। पाकिस्तान किस पाथ पर छोड़ता है? उसको ये सब नहीं आता है, उसको ये सब पता ही नहीं है। उसको बस हम लोग पहुंच गए कहां पर? मंगल ग्रह पे। उसको पहुंचना है कश्मीर में। हम लोग दूसरे ग्रह पे पहुंच गए, अभी वो बॉर्डर नहीं हिल पा रहा है। कोई बात नहीं, लगे रहो चचा। चचा जाने वाला चचवा, लेकिन ठीक था, बकलोल था। उसे कुछ होने वाला नहीं था। भारत ने पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि उसके लिए हम तुमको एक सैटेलाइट छोड़ देंगे, सार्क सैटेलाइट, हम सब मिलकर उस पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो पाकिस्तान का नहीं, हमारी गोपनीयता इससे खत्म हो जाएगी। भारत ने कहा दूर लोल कहीं का, तो गोपनीयता बचल कौन ची है? 40 गो से ज्यादा ऊपर सैटेलाइट केवल पाकिस्तान की निगरानी कर रहे हैं। अरे गधा है पूरा, गोपनीयता खत्म हो जाएगी। छाता लगाओ अपने देश के ऊपर बड़का, सबको छाता लगा के घुसवाए। पाकिस्तान की सुरक्षा छाता के अंडर में। ग्रह किस पाथ पर? इलिप्टिकल पाथ पर, हिंदी में। और अगर पारा बोला हुआ तो गिर जाएगा, हाइपर बोला हुआ तो हाँ अंतरिक्ष में चला जाएगा।
हाइपरबोला को हिंदी में क्या कहते हैं? अति परवलय। दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय। दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय। अति परवलय हिंदी में इसे कहते हैं इलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। इंग्लिश में इलिप्टिकल, पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक। ग्रह उपग्रह क्या होगा? खत्म होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? केपलर के तीसरे नियम में थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सुधार कर लीजिएगा। आपको वहां पे इसका उल्टा लिख दिया, अति परवलय परवलय हो गया। अगला क्या चीज है भाई? हाँ, लिफ्ट है। और भार और द्रव्यमान में अंतर है। हमारा द्रव्यमान 80 केजी है, जबकि मेरा भार 800 केजी, 800 न्यूटन। मेरा भार 800 न्यूटन और द्रव्यमान 80। सब लोग अपना अपना मास बताते हैं, आप में से कोई व्यक्ति अपना भार नहीं बताता। भार बता के करेंगे क्या? हाँ, जाके खरीदने जाइएगा, कहिएगा कि हमको, आप कहिएगा हमको 50 न्यूटन आलू चाहिए। कहेगा कि ये आलू हमारे यहाँ नहीं है, ललका और सफेद का आलू है, बोलो। ये न्यूटन वाला आलू हम नहीं बेचते हैं। तब उसको कहिएगा अच्छा न्यूटन नहीं पता है तो 5 केजी आलू दे दो, हाँ ये वाला है। लेकिन वही 50 न्यूटन वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको कल बताएंगे, ठीक है? कल नहीं, मंडे को बताएंगे, ठीक है? इसके आज ये इतना ही रहने देते हैं।